नमस्कार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गरिमा। दर्शकों, कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। यानी हमारी सेहत, हमारे आसपास के लोगों की सेहत और हमारे समाज की सेहत कहीं ना कहीं स्वच्छता पर ही निर्भर करती है। और फिर सेहत ही क्यों, स्वच्छता का दायरा इतना बड़ा है कि इसके अंतर्गत शिक्षा, विज्ञान, कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये सभी चीज़ें आती हैं। शायद यही कारण है कि शहरी और ग्रामीण स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान को पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा है। इस तरह के अभियान चलाने का जो पहला कदम रहता है वो तो अक्सर जन जागृति ही होता है। यानी अपने आसपास के लोगों को, हर एक इंसान को इस बारे में जागरूक करना, उन तक जानकारियाँ पहुँचाना। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आप तक कुछ ऐसी जानकारियाँ लेकर आएं जिसका आप लाभ उठा सके, जिससे आप प्रेरित हो सके कि इस कार्य में अपना जन सहयोग दे सकें। आज का हमारा विषय है स्वच्छता की जानकारी व बचाव, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि स्वच्छता के विभिन्न आयामों पर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छता, ये शब्द सुनते ही हम सबके मन में एक छवि आती है, एक ऐसी साफ सुथरी जगह की जहां सब कुछ ऐसा हो जो सबको पसंद आ जाए। आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, स्वच्छता का मूल्य और महत्व कभी खत्म नहीं होता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वच्छता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ये बात भी सच है कि हर बच्चे को अपने घर पर ही, या यूं कहें कि अपने घर से ही, स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाता है। मगर समस्या तब आती है जब हम ये पाठ का पालन केवल घर तक ही सीमित कर देते हैं। अपने घर की सफाई को लेकर तो हम सभी जागृत हैं और पूरी निष्ठा से इसे करते भी हैं। मगर जब बात आती है अपने आसपास की सफाई की, अपने आसपास की स्वच्छता की, तो हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। हमें ये मानना होगा कि जिस तरह से घर के अंदर की वस्तुएं हमारी अपनी संपत्ति है, ठीक उसी तरह से घर के बाहर की, यानी हमारे समाज की चीज़ों को स्वच्छ रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। स्वच्छता के विभिन्न आयामों में से, या यूँ कहें, सबसे ज़रूरी आयाम है स्वास्थ्य का। बिना स्वच्छता के अच्छे स्वास्थ्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसी विषय पर कुछ और जानकारी हासिल करते हैं डॉक्टर नीरा उप्पल जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहला आपसे हमारा प्रश्न यही रहेगा कि स्वच्छता का एक आम मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है? स्वच्छता तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की डे टू डे लाइफ में, क्योंकि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास होता है। हम बीमारियों से दूर रहते हैं और अच्छे से अपना दिनचर्या कर सकते हैं अगर हम स्वच्छता को अपनाते हैं। जैसे सबसे पहले सुबह उठते ही हम कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, और डे टू डे लाइफ में ये देखते हैं कि हमारे नाखून कटे हुए हैं। और जैसे अभी पीछे कोविड टाइम में तो स्वच्छता सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपनाई है कि हर थोड़ी देर के बाद हाथ धोना है, हाथ सैनिटाइज करना है, कपड़ों को, अपने आसपास के सब चीज़ों को स्वच्छ रखना है। तो इससे बेसिक स्वच्छता तो घर से ही चालू होती है। घर के लोगों, बड़े जैसे बच्चों को सिखाते हैं उसी तरह स्कूल लेवल पे होती है, टीचर्स के पास होती है, या जब हम कभी बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी हमें इन्हीं बेसिक चीज़ों का बताते हैं। जिस तरह दवाई कैसे लेनी है, परहेज़ कैसे करना है, उसी तरह हमें स्वच्छ रहना सबसे ज़रूरी काम है। हम बात करें कि अस्वच्छता के कारण होने वाले कौन कौन से ऐसे रोग हैं, उनके बारे में आप हमें कुछ बताएं और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, इस बारे में भी कुछ जानकारी दें। स्वच्छता नहीं मेंटेन करने से सभी तरह के रोग हैं, जैसे सारी इन्फेक्शंस हैं। हम लोग बाहर हर जगह हाथ लगाते हैं, नाखूनों से बाकी शरीर के अंगों में हमारे जो है गंदगी जाती है। हम शौच के बाद प्रॉपर हाथ ना धोएं, मुंह हाथ ना करें, कुल्ला ना करें, ब्रश ना करें। इन सब से जो कीटाणु हैं जो हवा में भी होते हैं वो भी हमारे अंदर जाते हैं। तो इसलिए स्वच्छता तो हर तरीके से अपनाना ही हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वो है। जैसे कि स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, बिना हाथ धोए टिफ़िन खा लेंगे, ठीक है जी। उसी तरह से घरों में हैं,
माँ बाप उन इस चीज़ का ध्यान दे कि बच्चे ने स्नान किया, अपना मुंह हाथ धोया, ये सारी चीज़ें स्वच्छता के अंदर ही आती हैं। इसकी वजह से हमें इन्फेक्शन से लेकर के बड़े बड़े रोग, पेट के कृमि हो जाते हैं, आँखों में गंदे गंदे हाथ लगने से आँखों की इन्फेक्शन हो जाती है। इस तरह से मेनली जो भी बचपन के रोग ले लें हम, या बुज़ुर्ग टाइम में भी जो हाइजीन नहीं मेंटेन करने से ये जो चमड़ी के रोग हैं, ये सांस से संबंधी रोग हैं, ये सारे रोग, पेट से संबंधी रोग हैं, वो स्वच्छता से ही कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं। जी, हम बात करते हैं कचरा प्रबंधन की, तो मेडिकल फील्ड में या फिर बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, किस तरह से उसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है, इस बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, एक अलग हमारा ये डिपार्टमेंट है जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट उठाता है। उसके लिए अलग अलग रंग के, किस में हमें खून से सने हुए चीज़ें, किस ह्यूमन वेस्ट वाली चीज़ें, किस में कॉटन स्वैब्स, किसके अंदर ये अपनी अलग अलग तरह से हम उनको डिस्पोज करते हैं। प्लस जो हमारा सफाई के लिए जो केमिकल होता है उसको पोछे में यूज़ करना या आसपास के उसमें स्प्रे करना, सैनिटाइज करना। हालांकि असल मायने में ये विद इन 24 आवर्स जो सिरिंजेस हैं और ये बायोमेडिकल वेस्ट है, ये डिस्पोज होना चाहिए। ये डोर टू डोर, लाइक क्लिनिक टू क्लिनिक कलेक्ट करने के लिए दे आर सपोज टू कम, बट आज की जो चल रहा है उसमें वो लोगों का कोई टाइमिंग्स प्रॉपर नहीं है। जब करता है 1 हफ्ते में, 10 दिन में, कभी भी वो आके हमारा वेस्ट ले जाते हैं, जो एक सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं है। तो ये अगर इसको प्रॉपरली नहीं डिस्पोज ऑफ करेंगे या ये पड़ा रहेगा तो ये हमारे लिए भी और इवन क्लिनिक के उसके लिए भी ये खराब साबित हो सकता है। दर्शकों, जब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की या स्वच्छ भारत अभियान की, तो इसके अंतर्गत ना केवल साफ सफाई और कचरा प्रबंधन ही आता है, ये अपने अंदर बहुत से पहलू लिए बैठा है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा ही एक पहलू है पर्यावरण संरक्षण। जी हाँ, बढ़ते प्रदूषण के कारण आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को जागृत करने की ज़रूरत है, और इसी का एक प्रयास किया जा रहा है स्कूलों में इको क्लब्स के माध्यम से। इको क्लब में छोटे बच्चों को एक छोटी उम्र से ही सिखाया जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण क्यों ज़रूरी है और आगे चल के पर्यावरण संरक्षण किस तरह से स्वच्छता अभियान में हमारा साथ देता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हिमकॉस्टे समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है, और इसी कड़ी में स्वच्छता कैंपेन्स भी हिमकॉस्टे द्वारा बच्चों को जोड़ के चलाया गया है प्रदेश में। और गत वर्षों में पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ नाम से कैंपेन चलाई गई, जिसमें कि सभी नेहरू युवा केंद्र के लोग, नौजवान, गांव के लोग और सबको साथ में जोड़ा गया, ताकि जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश स्वच्छता के माध्यम से फैलाया जाए। और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, और पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग हो रहा है और प्लास्टिक वेस्ट जैसे रिड्यूस हो रहा है। तो स्वच्छता कैंपेन जो चल रही हैं इसके बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं, और हिमकॉस्टे जो है ये एक्टिविटी स्कूलों के माध्यम से और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में चला रही है। आम जन का रोल स्वच्छता के अंतर्गत, एक तो देखिए वेस्ट सेग्रीगेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रूर लोगों के अंदर जाना चाहिए कि वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट जो है उसको अलग करें, ताकि वेट जो है उससे हम खाद बनाएं, क्योंकि वो रिसोर्स है हमारा। उसी तरह ड्राई वेस्ट भी रिसोर्स है, उसको रिसाइकलिंग में आप डालोगे तो कम से कम हमें जो है अर्थ से रिसोर्सेज को लेना पड़ेगा, उनसे हम रिसाइकलिंग करके दोबारा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और जो हमारा गीला कचरा है उससे खाद वगैरह जो इस तरह के। तो ये कॉन्सेप्ट जो सेग्रीगेशन का है इसको भी हम स्वच्छता के साथ जोड़ के कर सकते हैं, और ये आम लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। सूचना व तकनीक के क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। नित नए होते आविष्कार, नित नई मिलती जानकारी ने हमारी बहुत सी समस्याओं का हल दे दिया है। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। स्वच्छता के संदर्भ में भी ये बात एकदम सही बैठती है। वैसे तो कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में हमारे पास बहुत से ऐसी तकनीक मौजूद है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती है एक नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, जिसके माध्यम से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कचरा प्रबंधन या स्वच्छता के संदर्भ में क्या कार्य किए जा रहे हैं, आइए ये जानते हैं। हम लोग सब समझते हैं, देखते हैं कि जो
कचरा है या जो कूड़ा है जो रोज़ घरों से निकलता है, उसके प्रबंधन के लिए सरकार है या जो एमसीज हैं वो बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। हर एक इंसान को सिखाते हैं कि आपने कचरे को कैसे वो करना है, डिस्पोज करना है और कैसे इसको अपने घर से निकालना है। तो इस संदर्भ में जो मैं बायोटेक्नोलॉजी का रोल बता सकती हूँ, तो उसमें एक टर्म यूज़ होता है हमारे बायो रेमेडिएशन। जैसे कि हम इंसानों को, जब इंसान बीमार होता है तो उसको हम रेमेडी देते हैं, दवाइयाँ देते हैं या कोई ट्रीटमेंट देते हैं, उसी तरह हम बायोलॉजिकल मटेरियल को यूज़ करके पर्यावरण को रेमेडी दे सकते हैं। तो उसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे लैब्स में डेवलप हो रही हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि अलग अलग तरह के जो हमारा कचरा निकलता है, चाहे वो जैविक कचरा है या अजैविक कचरा है, उसके प्रबंधन के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत साल पहले भी एक हमारे भारतीय साइंटिस्ट ने ही एक सुपर बग बनाया था स्यूडोमोनास पुटिडा को यूज़ करके, जो कि तेल और समुद्र में जो तेल है, तेल का रिसाव होता है, उसको पूरी तरह से खा जाता है, उसको यूटिलाइज करता है। तो इसी तरह हमारे विभाग में भी शोधार्थी ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से उसको मॉडिफाई करके हम ऐसा तैयार कर सकें कि ये जो प्लास्टिक्स हैं या जो हमारे कागज़ के कचरा निकलता है, इनको यूटिलाइज़ कर सकें। वैसे तो कागज़ का कचरा यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास सूक्ष्म जीव अभी भी हैं, और जो हमारे पास जो जैविक कचरा निकलता है घर से, जो हमारा दिनचर्या का जो भी निकलता है, चाहे वो फलों के छिलके हो या कोई और खाना वेस्ट निकलता है, इसके लिए हम बायो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बायो एनर्जी से मेरा मतलब है कि इनको हम फर्मेंट करके बाय द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इनको बायोडीज़ल या बायो इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकें, जिनका उपयोग हम घरों में, रसोई में गैस के तौर पर कर सकें, या हम गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनके साथ इनको मिक्स करके इनका उपयोग कर सकें, ताकि जो हमें अपने घरों से या अपने शहर में जो कूड़ा कचरा निकल रहा है उससे निजात मिल सके और पर्यावरण का हम संरक्षण कर सकें और पर्यावरण को हम शुद्ध बना सकें। कहते हैं विद्यार्थी हमारे देश के कर्णधार होते हैं, और ये बात एकदम सही भी है, क्योंकि जब तक देश का युवा, देश के नवयुवक युवतियाँ अपने देश की समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक उनका समाधान मिलना थोड़ा मुश्किल है। हम और आपके बीच में से ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो ना केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए इन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ समाधान ढूंढे जा सकते हैं, आइए जानते हैं। मेरा नाम मोहिल सहगल है और मैं पीएचडी प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मेरा अध्ययन चला हुआ है और मेरे अध्ययन का प्रथम विषय है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। तो हम पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हम इसको नेचुरल रूप से कंट्रोल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म का सहारा लेते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो एक मेन तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि पॉल्यूशन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑयल से रिलेटेड पॉल्यूशन बहुत फैलता है, ऑयल स्पिल हो जाते हैं कई बार। ऑयल जैसे गाड़ियों का धुआं है वो भी ऑयल से रिलेटेड होता है। तो मेरा विषय है कि उस एंजाइम के थ्रू अपने ऑयल से फैलने वाले पॉल्यूशन को कम करना, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन सभी पर सभी ध्यान देते हैं, पर ऑयल से जो पॉल्यूशन होता है उससे ना सिर्फ प्रगति जबकि इसके जीव जंतु भी कई तरह से प्रभावित होते हैं। जैसे कि ऑयल स्पिल, कई जगह ऑयल स्पिल हो जाते हैं। अब ऑयल के कारखाने हैं और वहाँ से निकलने के लिए वहाँ जब वो ऑयल प्रोसेसिंग किया जाता है तो उसके बाद वो धरती एक तरह से काम की नहीं रहती है, तो उस तरह से वहाँ पे जीव जंतु ख़त्म होने लगते हैं। तो लाइपेज की मदद से हम वहाँ पर जो मौजूद ऑयल है, ऑयल के शेष बचे हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कचरा प्रबंधन या कचरे की बात करते हैं तो खुद ब खुद हमारे
जहन में एक छवि बन जाती है, एक ऐसे कचरे की ढेर की जिसमें कागज़ है, फेंके हुए पुराने कपड़े हैं, प्लास्टिक है, खाली बोतलें हैं। अगर हम बात करें इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कचरे की, तो वो जाहिर है कि प्लास्टिक ही है। प्लास्टिक के कचरे ने हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित किया है, इस बारे में तो हम सभी जानते हैं। ना केवल हमारी भूमि बल्कि हमारा जल और नभ भी आज इस समय प्लास्टिक कचरे से अछूता नहीं है। तो प्लास्टिक के कचरे के क्षेत्र में किस तरह से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ कार्य किया जा सकता है, आइए ये जानते हैं। मेरा नाम ऋतिका सहगल है और मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी में। हम बैक्टीरियाज़ पे काम करते हैं। तो बैक्टीरिया एक ऐसा कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जिसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड कहते हैं। इस पे मेरा काम है। तो जब हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड को बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम बायोप्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आजकल जैसे प्लास्टिक्स जो हैं वो हमारे वातावरण को कितना प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि वो बायोडिग्रेड नहीं होते। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड से जो हमारे पास बायोप्लास्टिक बनेगा वो 3 से 4 महीने में पूरी तरीके से बायोडिग्रेड हो सकता है। ये हमने अपनी लैब में यहाँ पे टेस्ट किया है कि अगर हम उसको सॉइल में जब हम वो मिट्टी के साथ मिलता है तो वो पूरी तरीके से बायोडिग्रेड हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि हम बैक्टीरिया से उसको जब निकालते हैं और उससे जो बायोप्लास्टिक बनाते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस की हम कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, इस पे मेरा काम है। और ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपना सके और बायोप्लास्टिक को कॉमन यूज़ में लाया जा सके। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उनके नाजुक कोमल मन में जो बात एक बार घर कर जाए तो उसे मिटाना फिर मुश्किल हो जाता है। यदि उन्हें छोटी उम्र से ही देश की तरक्की की ओर प्रेरित किया जाए तो आगे चलकर ये बहुत लाभकारी हो सकता है। वो कहते हैं ना कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। स्वच्छता के क्षेत्र में भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बदलाव लाने की आज ज़रूरत है जिससे वो स्वच्छता को अपने पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक रूप में इस्तेमाल कर सकें और आगे चल के अपने व्यवहारिक जीवन में इसका अनुसरण कर सकें। 2 बातें हैं इसमें। एक तो दो एंड पे हमें काम करना पड़ेगा। एक तो अवेयरनेस। आज भी मैं देखता हूँ स्कूल करिकुलम में ये कहीं नहीं है कि हम बच्चों को वेस्ट मैनेजमेंट का कोई चैप्टर हो या उनको हम सिखाएं कैसे हम अपने कचरा है उसको डिस्पोज करें। पोल्यूशन है, कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक हैं वो चलते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनको जो बच्चों को सिखाने का, घर से तो पेरेंट्स सिखाते ही हैं, मुझे लगता है एक पूरी तरीके से उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब तक वो एक 18 साल के हों वो पूरी तरह एजुकेट हो चुके हैं कि पोल्यूशन क्या है और हमें जो अपना ये कचरा है इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। ये उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कूल में, खाली पढ़ाई के अलावा ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ में मुझे पता है बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स नहीं है। दूसरा आपने जो बताया, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो साइंटिस्ट हैं उनको ये पहल करनी है कि जो पैकेजिंग है, इंडस्ट्री में सबसे बड़े जो कचरा आजकल फैल रहा है वो पैकेजिंग की तरफ से है और पॉलीथीन की वजह से है। तो हम एक ऐसा पैकेजिंग मटेरियल बनाएं जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिसकी जो लाइफ साइकिल हो महीने या ज़्यादा से ज़्यादा साल हो। अगर कहीं उसको डिस्पोज ऑफ कर दें तो वो अपने आप गल जाए, या फिर इस तरीके के ऐसे हर शहर में संयंत्र लगाए जाएं कि उसको कचरे को एक डिस्पोज ऑफ करके कुछ चीज़ बना सकते हैं हम। जैसे बहुत कंट्रीज़ में एक अभी प्रचलन चला है कि जो पॉलीथीन है इनकी वो रिसाइकिल करके ब्रिक्स बनाते हैं, जो ईंटें बनाते हैं, और वो सड़क बिछाने के काम आती है। तो एक तो हमारा कचरा डिस्पोज ऑफ हो गया, एक जो ईंट हमें चाहिए, मिट्टी चाहिए उसके लिए, उसकी खुदाई भी बच गई। तो कहीं ना कहीं लोग इसको इस तरीके से जोड़ रहे हैं। तो ये हमारे देश में हमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उस तरफ से भी ध्यान देना होगा, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, और एक तरफ से अवेयरनेस और एजुकेशन एक स्कूल लेवल पे आएगी तो ये बहुत अच्छा होगा। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, वेस्ट मैनेजमेंट के इन 3 R's को अगर हम सभी अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें तो कचरा प्रबंधन की आधी समस्या तो यूं ही दूर हो जाए। रिड्यूस यानी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरह से अपने कचरे का उत्पादन कम कर सकें, यानी जो भी हम चीज़ें कचरा करने वाली हैं उन्हें कम से कम किस तरह से
घर पर ला सके। और अगर किसी कारणवश वो कचरा हमारे घर पे आ ही गया है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर पे आ गई हैं, तो अगला स्टेप आता है रीयूज़, यानी उनका फिर से इस्तेमाल करना। उन्हें किसी भी रूप में आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बार रीयूज़ के बाद भी अगर वो कचरा आपसे प्रबंधित नहीं हो रहा है तो उसके बाद आता है रिसाइकल। रिसाइकल यानी अपने स्तर पर आप उस कचरे का प्रबंधन करें। जैसे गाय का गोबर को भी कचरे के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसी गाय के गोबर को हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोगैस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो किचन का जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसकी भी हम खाद बना सकते हैं। तो दर्शकों, समय की आज ये मांग है कि हम ना केवल कचरे का सही तरीके से निष्पादन ही करें या उसे सही तरीके से प्रबंधन करें, लेकिन ऐसे कुछ तरीके भी खोजें जिनसे ना इस कचरे को हम अपने लिए उपयोगी साबित कर सकें, इनसे कुछ ऐसी चीज़ें बना सकें जो हमारे जीवन में काम आ सके। आपको बताना चाहूँगी कि स्वच्छता जो है वो मनुष्य के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है और स्वच्छता मतलब हमारे कण कण में व्याप्त होनी चाहिए। और जो स्वच्छ भारत अभियान भी केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वो भी एक काफ़ी अच्छा कदम है। और हमारे को अपने आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको स्वच्छ रखना चाहिए। वाटर कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वाटर कंटामिनेट जब होता है तो उसमें कीटाणु पनपते हैं जिस कारण बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। हमें पर्यावरण को भी स्वच्छ रखना चाहिए, जो कूड़ा है वो जगह जगह नहीं फैलाना चाहिए और साथ ही उसके हमें पेड़ लगाने चाहिए। और जो हमें नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए रादर दैन आर्टिफिशियल चीज़ें जो हमारी होती है। तो इसलिए अगर हम नेचुरली चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा देश भी स्वस्थ बनेगा। जो 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट है, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। सबसे पहले तो मैं मानती हूँ कि ये जितने भी 3 R's हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे बताए गए हैं, क्योंकि जो रिड्यूस जो वेस्ट होता है उसको हमें कम रिड्यूस करना चाहिए, ज़्यादा कूड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे हम फ्रूट्स ही खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स जो हमारे होते हैं उनकी जो स्किन निकलती है, जो पील्स निकलती है, वो हम फेस पैक में यूज़ कर सकते हैं। और हमें मतलब कम से कम मतलब जो कूड़ा है वो फैलाना है और क्या बोलते हैं जो रिसोर्सेज है वो यूज़ करने हैं। क्योंकि अब जो नेचुरल फ्रूट्स की स्किन निकलती है, वेजिटेबल्स की स्किन निकलती है, उसे हम अपनी स्किन पर उसको अच्छा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो ये रिड्यूस है मतलब जो हम वेस्ट है जो वो कूड़े में ना डालें, रादर दैन उसको हम क्या बोलते कहीं डंप कर सकते हैं, जैसे खोद कर हम उसमें डाल सकते हैं ज़मीन के अंदर। और हमें जो है प्लास्टिक का बहुत कम यूज़ करना है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है और उससे पॉइजनस गैसेस भी होती है, जिससे मतलब एयर पोल्यूशन भी होता है और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और इसी के साथ जो हमारे जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे चाय पत्ती हो गई, घर में जो हम चाय पत्ती यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें खाद में प्रयोग करनी चाहिए। इन सब को हम मतलब ज़मीन के अंदर डंप कर सकते हैं और इससे क्या बोलते हैं जो जानवर हैं उनको भी खाना मिलता है अपना। इसलिए हम कम से कम इनको कूड़े में डालें और दोनों कूड़े मिक्स ना करें, ताकि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो नेचुरल ही रहें और जो आर्टिफिशियल है उससे एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो। समय की ये मांग है कि हम ना केवल कचरा प्रबंधन पर ही ध्यान दें, लेकिन कचरे को ना केवल कचरा मानते हुए उसकी उपयोगिता के बारे में भी सोचें। कुछ ऐसे जरियों के बारे में सोचें जिनसे हम उनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। कचरे की समस्या के लिए विज्ञान से जो कार्यक्रम, टेक्नोलॉजी से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशंस की जा रही है, उसके अलावा आम जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने व्यवहार में ये नहीं डालते कि हमने गीला कूड़ा अलग रखना है, जो भीगा हुआ कूड़ा अलग रखें और सूखा कूड़ा अलग रखें, हरा कूड़ा अलग रखें, तब तक ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि हम विज्ञान टेक्नोलॉजी से सिद्धांत बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जब तक अपना सहयोग नहीं होता, आम जनता का सहयोग नहीं होता, तब तक करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह के प्रयास सरकार से किए जा रहे हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके कूड़े को जो कचरा है उससे निजात पाई जा रही है। लगता है कि आने वाले सालों में हम कचरे को अगर जनता का सहयोग रहा तो हम इससे निजात पा सकेंगे। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बातचीत की
स्वच्छता की जानकारी व बचाव के बारे में। हमने जाना कि किस तरह से स्वच्छता के विभिन्न आयामों पर प्रयास किए जा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की। साथ ही हमने जाना कि न केवल शहरी स्तर पर ही बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी स्वच्छता अभियान को चलाया जा रहा है और पुरजोर कोशिश की जा रही है स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की। तो आइए आप और हम मिलकर भी ये शपथ लेते हैं कि ना गंदगी फैलाएंगे, ना फैलाने देंगे और महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसे साकार करके दिखाएंगे और ये संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। तो इन्हीं वचनों के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।